अगस्त 2022 का समय था। न्यूयॉर्क में बोनम्स ऑक्शन हाउस का कमरा पूरी तरह से भरा हुआ था और हवा में एक अच्छी अजीब सी खामोशी थी। ऑक्शन रूम्स में अक्सर ऐसा ही माहौल होता है। बिल्कुल। और वहां जिस चीज की बोली लग रही थी वो देखने में बहुत ही छोटी सी थी। मतलब तांबे की मिश्र धातु कांसे से बनी देवी पार्वती की एक मूर्ति, जो कि साइज में काफी छोटी होती है। हाँ, मुश्किल से 2 फीट लंबी। एक आम इंसान की नजर में ये बस एक पुरानी मूर्ति हो सकती है जो शायद किसी म्यूजियम के कोने में रखी जाती। लेकिन जब उस ऑक्शन में हथौड़ा नीचे गिरा तो अंतिम बोली थी पूरे 1.7 करोड़ रुपए। 1.7 करोड़। हाँ, 2 फीट की मूर्ति के लिए इतनी बड़ी रकम। देखिए, कला की दुनिया में ऐसी कीमतें अक्सर देखने को मिलती हैं, लेकिन जब भी इतनी बड़ी रकम दी जाती है ना, तो उसकी सतह के नीचे बहुत कुछ ऐसा होता है जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एक आम इंसान या किसी अमीर कलेक्टर के नजरिए से देखें तो ये एक बेहद खूबसूरत कलाकृति है। बिल्कुल, जिसे लिविंग रूम में सजाया जाएगा। सही कहा। लेकिन आज की इस चर्चा का मिशन बस इसकी सुंदरता पर बात करना नहीं है। हमें उन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ना है जो अतीत के विज्ञान को समझाती हैं। इतिहास कोई धूल खाई हुई किताबों का ढेर नहीं है। एक इतिहासकार के नजरिए से ये 2 फीट की मूर्ति एक डेटा का खजाना है, एक डेटा कोर। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब एक इतिहासकार इस मूर्ति को देखता है तो उसे सिर्फ तांबा या कांसा नहीं दिखता। मैं तो कहूंगी उसे एक ऐतिहासिक हार्ड ड्राइव नजर आती है। ऐतिहासिक हार्ड ड्राइव, ये थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि ये मूर्ति उस दौर की अर्थव्यवस्था, व्यापार के रास्तों, मौसम विज्ञान खासकर मॉनसून और धातु विज्ञान की तकनीक का एक पूरा सर्वर है। अरे वाह। बिल्कुल, अगर हम इस धातु का विश्लेषण करें तो ये तक पता चल सकता है कि तांबा किस खदान से निकाला गया था। इसमें एक पूरे साम्राज्य की कहानी फीड है। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लेकिन किसी भी हार्ड ड्राइव को डिकोड करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि उसकी फाइलें किस समय की हैं, है ना? उसका टाइम स्टैम्प क्या है? सही बात है। अगर हमें इस मूर्ति का डेटा निकालना है तो हमें इसका टाइम जोन समझना होगा। हम अक्सर इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते हैं। और समय को इस तरह से बांटना दुनिया भर के इतिहासकारों को एक साझा मंच देता है। ये पार्वती की मूर्ति मध्यकालीन युग की है, विशेष रूप से चोल राजवंश के समय की, जो लगभग 850 से 1279 सीई तक सत्ता में थे। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक युग खत्म हुआ और नया युग शुरू हो गया, जैसे कोई कैलेंडर का पन्ना पलट गया हो। जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। सही। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे स्मार्टफोन में किसी सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आना। वर्जन 2.0 तब नहीं आता जब नया साल शुरू होता है, वो तब आता है जब पूरे सिस्टम के बैकएंड कोड में कोई बड़ा अपडेट होता है। हाँ, जब काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। प्राचीन काल से मध्यकालीन युग में जाना भी एक तरह का सिस्टम अपडेट ही था। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। चोल साम्राज्य के दौरान जो सिस्टम अपडेट हुआ वो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का बदलाव था। मतलब जमीन से। हाँ, प्राचीन काल में सत्ता का केंद्र जमीन और खेती होती थी, लेकिन चोल काल तक आते आते सत्ता का केंद्र समंदर और व्यापार बन गया था। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए जो केवल पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि उस समय के बैंक और रोजगार के केंद्र बन गए थे। यही वो अपडेट था जिसने उन्हें इतना अमीर बनाया। तो अब हमारे पास समय का एक ढांचा है, हमें पता है कि हम मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो हमेशा परेशान करता है वो ये कि इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चलता है? देखिए, इतिहास कोई अंदाजा लगाने का खेल नहीं है, ये सबूतों पर आधारित है। जो भी चीज हमें तथ्यात्मक जानकारी देती है वो एक स्रोत है। मतलब सोर्सेस। हाँ, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत वो चीजें हैं जो सीधे उसी दौर से आई हैं, जैसे सिक्के, महल के खंडहर या यही पार्वती की मूर्ति। तो प्राथमिक स्रोत तो बिल्कुल ऐसा है जैसे स्टेडियम में बैठकर लाइव मैच देखना, है ना, जहां सब आंखों के सामने घट रहा है। बिल्कुल सही। और द्वितीयक स्रोत का मतलब है अगले दिन सुबह अखबार में उस मैच की रिपोर्ट पढ़ना, जो किसी और के विश्लेषण पर आधारित है। और इसी रिपोर्टिंग में एक बहुत बड़ा पेच भी है, जिसे लिखित शब्दों का पक्षपात कह सकते हैं। उस दौर में इतिहास अक्सर राजाओं के दरबारी कवि लिखते थे, जिनकी नौकरी राजा की महिमा गाने पर टिकी होती थी। एग्जैक्टली। अब उन कवियों का मुख्य काम अपनी नौकरी बचाना था। मतलब अगर राजा किसी युद्ध में बुरी तरह हार कर भाग गया है तो कवि उसे हार नहीं लिखेगा, वो उसे एक महान रणनीतिक वापसी बता देगा। बिल्कुल।
इसीलिए केवल लिखित इतिहास पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो असली सच सामने लाने का काम पुरातात्विक सबूत करते हैं। कूड़ा कभी झूठ नहीं बोलता। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ी आपत्ति है। अगर हम किसी महल के बाहर का कूड़ा खोद रहे हैं तो वो तो सिर्फ एलीट क्लास के लोगों की जिंदगी दिखाएगा ना। हाँ, वो सिर्फ अमीरों की बात बताएगा। तो एक गरीब किसान का कूड़ा तो वहां होगा ही नहीं, तो क्या कूड़ा भी बायस नहीं पैदा कर रहा है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। इसीलिए पुरातत्वविद सिर्फ एक जगह खुदाई नहीं करते, वे स्ट्रेटिग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अलग अलग परतों की खुदाई? हाँ, वे महल के बाहर भी खुदाई करते हैं और शहर के बाहरी किनारों पर भी। अमीर इलाकों के कूड़े में महंगे बर्तन या हाई प्रोटीन डाइट के सबूत मिलेंगे, जैसे हिरन की हड्डियां या कुछ ऐसा। बिल्कुल। वहीं आम बस्तियों में सस्ते मिट्टी के बर्तन और मोटे अनाज मिलते हैं। ये तुलना हमें समाज की असली कहानी बताती है। ये डिकोडिंग सच में बहुत जटिल है। और अगर हम उसी पार्वती की मूर्ति पर वापस लौटें तो वो क्या सबूत दे रही है? वो मूर्ति हमें उस दौर की धातु विज्ञान या मेटोलॉजी के बारे में बताती है। ये मूर्तियां लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक से बनती थीं। लॉस्ट वैक्स? जी, ये कैसे काम करता है? इसमें पहले मूर्ति मोम से बनाई जाती है, फिर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर उसे पकाया जाता है। मोम पिघलकर बाहर आ जाता है और उस खाली साँचे में पिघला हुआ कांसा डाला जाता है। अच्छा, और धातु ठंडी होने के बाद मिट्टी का सांचा तोड़ दिया जाता है। अरे, इसका मतलब है कि हर एक मूर्ति अपने आप में अनोखी है, क्योंकि सांचा तो टूट गया, दूसरी कॉपी बनी नहीं सकती। बिल्कुल, और ये तकनीक बहुत भारी मात्रा में कीमती धातुएं मांगती है। यहीं पर सिक्का परीक्षण का सिद्धांत आता है। मतलब अर्थव्यवस्था की जांच? हाँ, अगर कोई समाज इतनी महंगी कलाकृतियां बना रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि उनके पास बहुत बड़ा सरप्लस या अतिरिक्त धन था, जो दरबारी कवि भले ही ना लिखे, लेकिन कांसा खुद गवाही दे रहा है। सही बात है। और इस काम को एक पूरी डिकोडिंग टीम करती है। इतिहासकार, पुरातत्वविद, मानव विज्ञानी और अभिलेखपाल, सब मिलकर। तो अब हमारे पास समय है और सबूतों की जांच का तरीका भी। लेकिन ये सारा धन, ये सरप्लस आया कहां से? मुझे लगता है इसका जवाब भूगोल में छिपा है। बिल्कुल। भूगोल तो इतिहास का अदृश्य हाथ है। मैं इसे साम्राज्यों का बोर्ड गेम कहती हूँ। भूगोल ही तय करता है कि लोग क्या खाएंगे और कितने शक्तिशाली बनेंगे। उत्तर भारत से शुरू करते हैं। वहां हमारे पास हिमालय है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक क्लाइमेट कंट्रोलर है। अगर हिमालय न होता तो मध्य एशिया की ठंडी हवाएं उत्तर भारत को रेगिस्तान बना देती। और सुरक्षा के मामले में इसने एक दीवार का काम किया, जिससे हमलावरों को खैबर और बोलन जैसे दर्रों से ही आना पड़ा। और इसके ठीक बगल में थार का रेगिस्तान है, एक ऐसा प्राकृतिक किला जिसकी कोई दीवारें नहीं है। लेकिन रेगिस्तान कैसे किला हो सकता है? देखिए, थार में पानी की इतनी कमी है कि किसी भी बड़ी सेना के लिए उसे पार करना एक लॉजिस्टिकल दुष्वप्न था। हाँ, घोड़ों की सेना बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल। और इन्हीं सुरक्षित जमीनों पर नदियां बहती थीं। नदियां मतलब उपजाऊ मिट्टी, और उपजाऊ मिट्टी मतलब सरप्लस फूड। और जब खाने की चिंता नहीं होती, तब खाली समय मिलता है। उसी में कला और विज्ञान पनपता है।